हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोस्पायर एकेडमी। आई एम प्रतिमा चांडक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। मैंने एक चेकलिस्ट प्रिपेयर की है। इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे मेंशन की है, ऑलवेज राइट द क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर। तो मैंने एक सैम्पल आंसर शीट बना रखी है यहाँ पर। तो ये जो सैम्पल आंसर शीट है, इसके बेसिस पे हम समझते जाएंगे कि हमें कैसे आंसर लिखना है एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप सेंटर में मेंशन करेंगे और पार्ट ए वो भी आप सेंटर में लिखेंगे। नेक्स्टली आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है हर क्वेश्चन को एक फ्रेश पेज पे। जैसे कि एक मैंने सैम्पल आंसर शीट बना रखी है 3 पेजेस की। तो इसमें मैंने क्या मेंशन किया है, देखिए आप जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप क्या करेंगे, फर्स्ट पेज से शुरुआत करेंगे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आपने लिखा, यहाँ पर स्पेस बच गई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत नहीं करेंगे। वॉट यू हैव टू डू इज़ स्टार्ट राइटिंग योर क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रेश पेज। करेक्ट, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। नेक्स्ट बात हमारी यहाँ पर क्या लिखी हुई कि मार्जिन इज़ फॉर द एग्जामिनर टू अलॉट द मार्क्स फॉर द रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, मार्जिन के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। आप उस चीज़ को एग्जामिनर के लिए छोड़ दीजिए। जो भी आंसर चेक करेगा वहाँ आपको मार्क्स अलॉट करेगा। जो भी चीज़ आप लिखेंगे आंसर शीट के अंदर लिखेंगे, जैसे कि इस सैम्पल आंसर शीट में बना हुआ है हियर। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर को मार्क्स देने होंगे तो वो कैसे अलॉट करेगा आपको मार्क्स, वो आपका आंसर चेक करेगा और यहाँ पर आपको नंबर अलॉट कर देगा। तो प्लीज़ इस स्पेस को प्लीज़ कचरा मत कीजिए, यहाँ पर ज़्यादा कुछ मत लिखिए। नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि राइट योर आंसर इन लेजिबल हैंड राइटिंग। मतलब कोई भी आपका आंसर पढ़ सके, समझ सके आपने क्या लिखा है, वैसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की अपन यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव रिटन एनी आंसर एंड इट्स रॉन्ग, डू नॉट स्क्रिबल, जस्ट कैंसिल इट विद अ सिंगल लाइन। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। सक्सेशन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई थी। तो आपको क्या करना है, उसको एक सिंगल लाइन से ऐसे सिंगल लाइन से आप उसको, जैसे यहाँ पे कैंसिल किया हुआ है ऐसे आप कैंसिल करेंगे और उसके बाजू में आप ऐसा मेंशन कर देंगे सक्सेशन। ठीक है, प्लीज़ वहाँ पर ऐसे स्क्रिबलिंग वगैरह ना करें, वो बहुत गंदा लगता है आंसर शीट में। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या लिखा हुआ है कि हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सेक्शन नंबर्स को। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि एज एन एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई केस लॉ मेंशन किया है। तो केस लॉ के को आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं केस लॉ के नीचे, ताकि वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो या तो आप पेंसिल यूज़ कर लें, पेन यूज़ कर लें, बट फ्रीक्वेंटली पेन और पेंसिल को चेंज करना फीजिबल नहीं होता एग्जाम टाइम में। तो आप अपने पेन को ही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम आपके पास एग्जाम में अवेलेबल होता है 15 मिनट्स का। इस 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम को हम प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज़ करें, हम वो समझते हैं। सपोज़ एग्जाम में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको कम्प्लीटली आते हैं, आपको लगता है आप उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो आप पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर ऐसे ही ऑर्डर, इसी ऑर्डर में चलते जाएँ। जो उसके बाद में बचे हुए क्वेश्चन, सपोज़ यहाँ 5 क्वेश्चन थे, 2 आप लिख चुके हो, 3 बचे हैं। अब उन 3 क्वेश्चन में से जो सबसे बेस्ट तरीके से आता है आप पहले उसे लिखें और फिर उसके बाद में यही प्रोसेस आप कंटिन्यू करते चलें जाएँ बचे हुए 2 क्वेश्चंस के लिए। ऐसे करते करते आप पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने 15 मिनट्स प्रॉपरली यूज़ किया तो आप पूरा पेपर समय पे सही तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट बात हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि डू कैरी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और अ पेन पेंसिल बॉक्स टू कैरी योर एसेंशियल्स। ये अभी हमने सब कुछ, जो भी हमने डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बात की थी, वो हमने यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल गोइंग फॉर योर एग्जाम्स, आप क्या करेंगे, सॉल्व करके जाएंगे एटलीस्ट पास्ट 3 ईयर्स की आरटीपी और उसके अलावा इस साल का करंट ईयर की एमटीपी भी आप सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके 2 टाइप के पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू। जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है उसमें आपके पास आरटीपी अवेलेबल होती है और एमटीपी दोनों अवेलेबल होती है। लेकिन जो एमसीक्यू वाले पेपर है वहाँ पर सिर्फ आपके पास एमटीपी अवेलेबल होती है। तो आप उस एमटीपी को सॉल्व करके जाइए एग्जाम से पहले। अच्छा, अब अगर आपको नहीं पता है कि आरटीपी एमटीपी कहाँ अवेलेबल है, तो आप बीओएस नॉलेज पोर्टल में जाएंगे इंस्टीट्यूट के। एक सेकेंड, इंटरनेट पे लिखिए बीओएस नॉलेज पोर्टल। वहाँ आप सीए फाउंडेशन को क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाएंगे तो आपको जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जाइए, आपको वहाँ पर आरटीपीज़ और एमटीपीज़ अवेलेबल होंगे। दिस वन मोर थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज़, सपोज आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 का आपको पार्ट ए आता है, आप मैम ने कहा है कि जो पहले आता है वो लिख दो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए आप, आपको उसका पार्ट बी आ रहा है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए, वहाँ आपको आपको पार्ट ए आता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो आंसर, ठीक है। आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन नंबर 1 अगर सॉल्व कर रहे हो पेपर में सबसे पहले, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी आप सॉल्व कर लो, जो जितने भी पार्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर आप सपोज क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते टाइम आपको क्या करना है, आपको सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व करने हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स आप सॉल्व कर रहे हो, सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हो इसके बाद में, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आपने सॉल्व किया, फिर आपको उसका पार्ट सी आता है, फिर आपको उसका पार्ट बी आता है, आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो, ये चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप ऊपर नीचे करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही आने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आप पहले सॉल्व कर रहे हो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का कोई और पार्ट आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के सारे, 5 के सारे, जैसा आपको जो जो क्वेश्चन आते जा रहे लाइन से उस हिसाब से आप सॉल्व करते जाएँ। नेक्स्ट चीज़ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि MCQ पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो MCQ पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है अगर आपने कोई भी आंसर गलत दिया हो तो। उसके अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये ध्यान रखेंगे, सॉल्व करना है वही क्वेश्चन सबसे पहले आप सॉल्व करोगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप अंदाज़ा मार के या टिक मार के आ रहे हैं जय माता दी टिक वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि 0.25 मार्क्स अगर डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपका वो आंसर गलत हो गया तो। सो आपको क्या है, ये ध्यान रखना है कि जो आपको सबसे अच्छे से आता है आप वो सॉल्व करते जाए। सपोज़ आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, मैं पेंसिल ले लेती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया, आपको लग रहा है उसका आंसर नंबर सी है, तो आपने उसको मार्क कर दिया, ठीक है। HB पेंसिल से मार्किंग करते हैं, तो आपने इसको कम्प्लीटली मार्क कर दिया सी आंसर को। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 में गए, आपको वहाँ का आंसर बी लग रहा है, आपने उसको मार्क कर दिया, ठीक है। तो सपोज़ आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं आता है, अब थर्ड क्वेश्चन नहीं आता है और अब आप सीधा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, तो गलती से कभी कभी ऐसा होता है कि हम फोर्थ वाले आंसर की मार्किंग थर्ड वाले आंसर में कर दें। सपोज़ हमें लगा था कि फोर्थ का आंसर ए सही है, तो अब हमने क्या किया, थर्ड में ए को मार्क कर दिया। यहाँ आपकी मिस्टेक हो गई, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि किस क्वेश्चन नंबर के सामने आंसर को टिक करना था। तो इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सामने ही आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिर 3 बना रहे हो तो 3 के सामने आप मार्किंग करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हो तो उसके सामने आप आंसर की मार्किंग करोगे। इसके अलावा और चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। प्लीज़ डोंट वेयर अ स्मार्ट वॉच वाइल यू आर गिविंग योर एग्ज़ाम्स। उसके अलावा ईट हेल्दी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स सो दैट यू कैन स्टे फिट। उसके अलावा मेक श्योर यू टेक एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप, दैट इज़ एटलीस्ट 5 आवर्स की स्लीप तो आप लीजिए, सो दैट यू रिटेन वॉट एवर यू हैव स्टडीड अर्लियर, ओके। These were some of the basic things which you should keep in your mind while giving your exams. Okay, with this I'll take your leave. And lastly, Prospire Academy wishes you all the best for your exams and hope your exams go very well. Thank you.